नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली इस चैनल से हमने ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा, जो अपने विषय के अच्छे अध्यापक हैं, उनके द्वारा अध्यापन कार्य प्रारंभ करवाया है। और इस अध्यापन कार्य में आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके प्यार से हमारा ये चैनल अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अच्छे से व्यूज आते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे। दर्पण क्लासेस करौली इस नाम से दोस्तों हमारा ऐप भी है। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सस्ती दरों पर हमारे इस चैनल से कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो अन्य कोचिंग सेंटरों की बजाय बहुत सस्ती दरों पर आपको मिलने वाले हैं। मैटर का रहा सवाल, तो यूट्यूब पर हमारी क्लासों को आप देख सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर जो क्लासें डाली गई हैं उन्हें आप देखें। देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आप लोगों के सहयोग से हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दर्पण क्लासेस करौली इस नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूट्यूब पर डलने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो मित्रों, ये आज हम वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आए हैं। चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, और आज ये एमसीक्यू प्रश्न हम करेंगे। आप कितना इन प्रश्नों को कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अनसॉल्व वो प्रश्न भी आप लोगों को डाले जाएंगे, और उनको आप लोग टाइमिंग के आधार पर सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में आंसर ये हमारे प्ले स्टोर पर आप जब दर्पण क्लासेस करौली के नाम से चैनल को डाउनलोड करोगे, इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो वहां आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी कला संस्कृति वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, और कला संस्कृति में ये चित्र शैली और राजस्थान के लोक देवता, यानी चित्र शैली और राजस्थान के लोक देवता, इनके एमसीक्यू प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों पढ़ने वाले हैं। वो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है सबसे पहला स्क्रीन पर, यानी राजस्थानी दोस्तों क्या चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, यानी पहला ये वैज्ञानिक विभाजन, याद रखना दोस्तों, पहला क्या वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसमें साहेबदीन साहेबदीन है, महारावल राम सिंह है, और फूल कुमार है, और आनंद कुमार स्वामी है। तो अपना राइट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों आनंद कुमार स्वामी याद रखें, आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजपूत पेंटिंग, जिन्होंने क्या राजपूत पेंटिंग नामक क्या लिखी, राजपूत पेंटिंग नामक क्या लिखी, पुस्तक लिखी दोस्तों। यानी इन्होंने एक रचना की राजपूत पेंटिंग, और राजपूत पेंटिंग पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक क्या किया विभाजन। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन है, तो आनंद कुमार हो जाएगा क्या स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। आइए इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल देखिएगा प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 जो आप पढ़ रहे हैं वो है अपना प्रश्न नंबर 2, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों ये इस तरह से होगा, चूर्णी इस तरह से याद रखें। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है।
आदि ग्रंथ का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभिक ग्रंथ, यानी कौन सी चित्र शैली का ये आदि ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ आपका आमेर चित्र शैली, इसके बाद में देखिएगा मेवाड़ चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली और मारवाड़ चित्र शैली। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों आमेर चित्र शैली याद रखना, कौन सी आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली में ईश्वरी सिंह का, किनका दोस्तों, आमेर चित्र शैली में ईश्वरी सिंह का, महाराज ईश्वरी सिंह का क्या बनाया गया, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया गया। आदमकद दोस्तों, ईश्वरी सिंह का आदमकद क्या चित्र बनाया गया, कौन सी चित्र शैली में, तो वो हो जाएगी अपनी आमेर। देखो आमेर चित्र शैली है, याद रखें आमेर चित्र शैली सवाई जयसिंह के बाद में दोस्तों, किन के बाद में, सवाई जयसिंह के बाद में, सवाई जयसिंह जो शासक हुए, सवाई जयसिंह ने इसे आमिर चित्र शैली को जयपुर शैली नाम से प्रारंभ किया। किससे, जयपुर शैली नाम से, जयपुर शैली नाम से याद रखें, ये इन्होंने इस नाम से इसको ये प्रारंभ किया। किससे, जयपुर शैली दोस्तों, ये याद रखना जयपुर शैली नाम से इसको क्या किया, प्रारंभ किया था। अच्छा मेवाड़ चित्र शैली की हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर होगा मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली में आदि ग्रंथ जो है ये मेवाड़ चित्र शैली का है, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णिक चित्र शैली का आदि ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ है, तो उत्तर होगा मेवाड़ चित्र शैली। देखो बीकानेर चित्र शैली की अगर हम बात करें तो दोस्तों बीकानेर चित्र शैली यानी यहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपना क्या, चित्रों पर याद रखना, चित्रों पर नाम, चित्रों पर नाम व क्या तिथि अंकित करते, चित्रों पर नाम व तिथि अंकित करते हैं कहाँ के चित्रकार, तो हमारा जवाब हो जाएगा बीकानेर के चित्रकार, बीकानेर के चित्रकार। मारवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ दोस्तों चित्र शैली जो है याद रखें कौन सी, मारवाड़, तो मारवाड़ चित्र शैली में यानी ढोला मारू चित्रण हुआ है, ढोला मारू, ढोला मारू। दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं ढोला मारू का चित्रण मारवाड़ चित्र शैली के अलावा और किस चित्र शैली में हुआ है, और किस चित्र शैली में हुआ है मारवाड़ चित्र शैली के अलावा। तो ये आप लोगों को बताना है कि इसके अलावा और इसका कहाँ कहाँ चित्रण हुआ है। तो आमेर चित्र शैली जो बाद में सवाई जयसिंह ने इसे जयपुर चित्र शैली में कन्वर्ट किया, यानी जयपुर बसाया, और उस जयपुर चित्र शैली में ईश्वरी सिंह हुए, याद रखें जयपुर चित्र शैली में ईश्वरी सिंह हुए। ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र किस चित्रकार ने बनाया, तो वो चित्रकार थे दोस्तों कौन से, साहिब क्या हो जाएंगे, चित्रकार थे साहिब राम, साहिब राम चित्रकार ने जयपुर चित्र शैली में ईश्वरी सिंह का आदमकद क्या बनाया, चित्र बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ चित्र शैली, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये प्रथम याद रखना चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है और ये मेवाड़ चित्र शैली में चित्रित किया गया। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट सवाल के विषय में दोस्तों। अगला प्रश्न है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में किस चावंड शैली में प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी अमर सिंह के काल में चावंड शैली में, जो चावंड चित्र शैली है दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली मानी जाती है, उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देखो चावंड जो है साथियों कौन, चावंड याद रखें चावंड, इसे महाराणा प्रताप ने, किन्होंने, महाराणा, महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने क्या किया, चावंड को अपनी निर्वासित कालीन क्या बनाया, राजधानी, चावंड को अपनी निर्वासित कालीन राजधानी बनाया, निर्वासित कालीन क्या बनाए दोस्तों, राजधानी याद रखें। महाराणा प्रताप की ये निर्वासित कालीन क्या रही है, राजधानी, और महाराणा प्रताप ने ही चावंड शैली की क्या की है, इस शैली की शुरुआत जो की है वो महाराणा प्रताप ने की है। इनके समय के प्रमुख चित्रकार की हम बात करें, प्रमुख चित्रकार इनके समय में कौन थे दोस्तों, तो इनके समय में प्रमुख चित्रकार जो हैं वो हैं कौन, निसार दीन, क्या नाम है, तो निसार दीन प्रमुख चित्रकार है। और निसार दीन ने इनके समय में जो चित्र बनाया वो ढोला मारू चित्र बनाया।
तो इससे पहले ढोला मारू की हम चर्चा कर रहे थे। ढोला मारू याद रखें, ढोला मारू का चित्रण किया इन्होंने। इसके बाद में दोस्तों इनके पुत्र अ, इनका नाम है कौन, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम शासक बने दोस्तों। और अमर सिंह प्रथम जो है याद रखें, इस अमर सिंह प्रथम ने 1600 कितने में साथियों, 1605 में, यानी चित्रकार किसके द्वारा, चित्रकार वही थे, चित्रकार कौन थे, चित्रकार वही थे कौन, निसार दीन। तो निसार दीन जो चित्रकार है, इनके द्वारा एक चित्र बनवाया। जिस चित्र का नाम क्या था दोस्तों, रागमाला। चित्र का नाम क्या था, रागमाला। तो याद रखें यह प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम, दोस्तों महाराणा क्या, अमर सिंह प्रथम जो है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में कौन सा चित्र बना, तो आपका जवाब हो जाएगा रागमाला। दोस्तों कौन सा चित्र बना, रागमाला। यानी महाराणा अमर सिंह के काल में जो चित्र बना वो रागमाला। अब रसिक प्रिया के विषय में सोचिए तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, यानी रागमाला। रसिक प्रिया दोस्तों ये याद रखना मेवाड़ चित्र शैली का चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली में, कौन सी चित्र शैली में दोस्तों, तो मेवाड़ शैली में। इसके बाद में ढोला मारू दोस्तों, ये ढोला मारू याद रखना तो महाराणा प्रताप यानी चावर्ण शैली में दोस्तों, चावर्ण शैली में, चावर्ण शैली में ये बना। लेकिन चावर्ण शैली में किस द्वारा, तो महाराणा प्रताप के काल में, महाराणा महाराणा प्रताप के काल में, महाराणा प्रताप के किसमें काल में ये चित्र बना। तो ये याद रखना, वैसे तो ढोला मारू जो चित्र है वो भी चावर्ण शैली का ही है और रागमाला भी चावर्ण शैली का है, पर यहाँ पूछा गया है कि अमर सिंह प्रथम के काल में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रागमाला। 1605 ईस्वी में निसार दीन के द्वारा रागमाला चित्र को क्या किया गया, चित्रित किया गया। तो अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आइए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखो चित्रकला के विकास के लिए राजस्थान में कई संस्थाएं कार्यरत हैं। चित्रकला के विकास के लिए कई संस्थाएं क्या हैं, कार्यरत हैं। उन संस्थाओं में एक संस्था का नाम यहाँ आया है दोस्तों कि टकमन 28, यानी टकमन कितना दोस्तों 28, 28 संस्था चित्रकला विकास के लिए किस जिले में कार्यरत है, किस जिले में कार्यरत है। तो यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर 1 टोंक दिया गया है, फिर उदयपुर, उदयपुर दिया गया है, उसके बाद में जयपुर दिया गया है, और उसके बाद में दोस्तों क्या, भीलवाड़ा दिया गया है। उसके बाद में क्या, भीलवाड़ा दिया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा याद रखें। टकमन 28 यह संस्था जो चित्रकला के विकास के लिए है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये इसके बाद में दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कमला इलायची, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कमला इलायची याद रखना, कमला इलायची ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। कमला इलायची महिला किस चित्र शैली की चित्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, देवगढ़ चित्र शैली, एक नाथद्वारा चित्र शैली, चावर्ण चित्र शैली, और हो गया कौन सा, उदयपुर चित्र शैली। हो गया कौन सा दोस्तों, उदयपुर चित्र शैली। तो देखें ये जो देवगढ़ चित्र शैली है दोस्तों, कौन सी चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्र शैली याद रखिएगा। इसके प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो बुगता, दोस्तों कौन, बुगता याद रखें, बुगता है ना, इन इसके प्रमुख बुगता। चोखा इसके प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे कौन से, चोखा। चोखा जो चित्रकार हैं वो देवगढ़ शैली में है, बुक्ता। फिर आपके हो जाएंगे कौन, चोखा। इसके बाद में दोस्तों कमला, कमला हो जाएंगे क्या, कमला। इसके बाद में भाई साहब हो जाएगा क्या, नंगा, नंगा हो जाएगा। इस तरह से ये देवगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। उसके बाद में आइएगा, यह चित्र शैली है कौन सी, उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्र शैली में चित्रकार हो जाएंगे कमलचंद। कमलचंद चित्रकार इस चित्र शैली के चित्रकार हैं दोस्तों, कौन, कमलचंद हो जाएंगे। इसी चित्र शैली के क्या चित्रकार हैं, इस चित्र शैली में चित्रकार हैं प्रमुख कौन, साहिबदीन। ये भी उदयपुर कह लीजिए या मेवाड़ चित्र शैली। साहिबदीन के बाद में याद रखें इस चित्र शैली में नसरुद्दीन, दोस्तों कौन, नसरुद्दीन।
ये प्रमुख चित्रकार हैं इसी चित्र शैली के, यानी माने जाएंगे कौन, नसरुद्दीन। इसके बाद में दोस्तों मनोहर की बात करें, क्या मनोहर, मनोहर इसी चित्र शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं, चित्रकार। कृपाराम की बात करें दोस्तों, कृपाराम, कृपाराम इसी चित्र शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं, तो चित्रकार माने जाते हैं कौन, कृपाराम। इसी चित्र शैली के चित्रकार हैं कौन, कृपाराम। तो याद रखें। अब आइए अगर चावन चित्र शैली की बात करें तो याद रखें दोस्तों, चावन चित्र शैली में निसार दीन दोस्तों प्रमुख चित्रकार हैं कौन, निसार दीन। ये चावन चित्र शैली के प्रमुख का चित्रकार हैं। और नाथ द्वारा चित्र शैली, जिसमें कई चित्रकार हुए, जिनमें कमला दोस्तों, क्या कमला और क्या इलायची, कमला और इलायची, कमला इलायची प्रमुख चित्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, नाथ द्वारा चित्र शैली। कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार हैं कौन सी चित्र शैली में, तो जवाब होगा नाथ द्वारा चित्र शैली। लेकिन याद रखना दोस्तों, याद रखना साहिबा, साहिबा नामक महिला चित्रकार कौन सी चित्र शैली में, साहिबा नामक महिला क्या, महिला चित्रकार। तो आपका जवाब होगा साहिबा नामक महिला चित्रकार। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन सी चित्र शैली, अजमेर शैली। याद रखना, ये भी एक अच्छा सवाल है। अजमेर शैली की चित्रकार है कौन, साहिबा। साहिबा प्रमुख चित्रकार हैं किस चित्र शैली की, तो हमारा जवाब होगा अजमेर चित्र शैली। दोस्तों इसके बाद में अगले सवाल पर पहुंचते हैं, और अगला सवाल है सवाल नंबर 6, हजारा। दोस्तों यहाँ देखें हजरा लिखा हुआ है, ये हजारा आएगा, हजारा आएगा, याद रखें हजारा है ना। हजारा की ओबरी के भित्ति चित्र, हजारा की ओबरी के क्या भित्ति चित्र, इस चित्र शैली की प्रमुख क्या है, विशेषता है दोस्तों। हजारा की ओबरी के याद रखना भित्ति चित्र कौन सी चित्र शैली की प्रमुख क्या मानी जाती है, विशेषता। पहला बिंदु हो गया उदयपुर शैली, दूसरा दोस्तों है नाथद्वारा, फिर देवगढ़ है, और फिर हो गया आपका कौन सा, चावंड शैली, फिर हो गया कौन सा, चावंड चित्र शैली। तो यहाँ याद रखें आप लोग का आंसर ये हो जाएगा इसका कौन सा, देवगढ़ चित्र शैली। याद रखें देवगढ़ चित्र शैली, यानी देवगढ़ चित्र शैली, इसमें चित्रित हुआ हजारा की ओबरी, हजारा की क्या ओबरी, और इसके अलावा दोस्तों मोती महल, यानी क्या, मोती याद रखना महल का चित्रण, मोती महल इनका चित्रण हुआ है कौन सी चित्र शैली में, तो आपको याद रखना देवगढ़ चित्र शैली में। आइए दोस्तों इसके बाद में अगले सवाल पर पहुंचते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला जो सवाल है कलीला दमना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कलीला दमना, कलीला दमना चित्र के चित्रकार कौन है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कलीला दमना याद रखें, कलीला दमना ये पंचतंत्र एक कहानी है, पंचतंत्र कहानी है। और पंचतंत्र याद रखना, पंचतंत्र जो एक ग्रंथ है दोस्तों, पंचतंत्र एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये ग्रंथ विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा का ये ग्रंथ है कौन सा, पंचतंत्र। और ये पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र कहानी के ये क्या है दोस्तों, पात्र हैं। इस कहानी के क्या है, पात्र हैं कौन, कलीला दमना, यानी इस कहानी के पात्र हैं कलीला, क्या कलीला दोस्तों, कलीला और क्या दमना, पंचतंत्र कहानी के क्या माने जाते हैं, ये कहानी के पात्र हैं। और दोस्तों कलीला दमना के जो चित्र बनाए हैं याद रखें, इस कलीला दमना के जो चित्र बनाए हैं, वो चित्र साथियों बनाए हैं किसने, तो नूरुद्दीन के द्वारा, किसके द्वारा, नूरुद्दीन के द्वारा दोस्तों ये चित्र बनाए गए। नूरुद्दीन याद रखिएगा राणा सांगा यानी संग्राम सिंह के समय में, मेवाड़ के शासक कौन, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह इन्हें कह सकते हैं, संग्राम सिंह द्वितीय के समय के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो कलीला दमना ये पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है जो कि विष्णु शर्मा का ग्रंथ है, और विष्णु शर्मा के ग्रंथ के पात्र हैं कलीला दमना, और इन पात्रों के चित्र नूरुद्दीन चित्रकार ने बनाए हैं, और वो संग्राम सिंह द्वितीय के समय में दोस्तों बनाए गए हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा नूरुद्दीन। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ राइट आंसर होने वाला है क्या, नूरुद्दीन, यानी नूरुद्दीन राइट आंसर आपका होगा। तो साहेबदीन ये याद रखें, ये मेवाड़ शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं,
मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इसके बाद में एच के मूलर याद रखें दोस्तों। एच के मूलर जो है ये हमने आगे पढ़े थे किसमें, मारवाड़ चित्र शैली में। तो इस तरह से नूरुद्दीन इसका होगा दोस्तों क्या सही जवाब, क्या नूरुद्दीन। आइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, सुपासनाचर्यम ग्रंथ की चित्र शैली में चित्रित है। दोस्तों ये जो भी सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चित्र शैली और लोक देवताओं के पिक्चर, ये सवाल हैं, दोनों के मिश्रित सवाल है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इन 25 सवालों में हम 25 सवाल पढ़ने वाले हैं, जिनमें कम से कम 50 से लेकर के 70 तक प्रश्न हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, सुपासनाचर्यम दोस्तों, सुपासना क्या चर्यम ग्रंथ किस शासक के काल में चित्रित हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये मेवाड़ शैली का दूसरा चित्र ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का दोस्तों कौन सा, मेवाड़ चित्र शैली का याद रखें, ये दूसरा कैसा चित्रित ग्रंथ माना जाता है। दूसरा दोस्तों चित्रित क्या माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में देखिएगा के विषय में जानते हैं। ये ग्रंथ याद रखना, राणा कौन हुए थे, राणा मोकल शासक हुए। और राणा मोकल के काल में याद रखना, राणा मोकल के काल में यानी 1400 कितने में दोस्तों 21 में, राणा मोकल के काल में 1400 बात थी कितने की, सॉरी 23 है ना, 1400 कितनी 23। मोगल शासक बने थे मित्रों 21 में, मुगल शासक बने थे 21 में और 33 तक शासक रहे। तो 1423 में याद रखें, 1423 में सुपासनाचर्यम ग्रंथ यानी मेवाड़ चित्र शैली में लिखा गया। मेवाड़ चित्र शैली में दोस्तों क्या किया गया, लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया, सुपासनाचर्यम। और ये सुपासनाचर्यम जो चित्रित ग्रंथ लिखा गया, इसमें चित्रकार की अगर हम बात करें, चित्रकार कौन थे साथियों, तो वो चित्रकार थे कौन, हीरा। कौन थे दोस्तों, हीरानंद। याद रखना हीरानंद के द्वारा ये चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया। तो सुपासनाचर्यम ग्रंथ किस शासक के काल में चित्रित हुआ, इसमें रावल तेज सिंह है दोस्तों। तेज सिंह के काल में तो याद रखिए, तेज सिंह काल में, तेज सिंह जो है इनके काल में तो कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ, श्रावक प्रतिक्रमण। श्रावक क्या, प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रो और चूर्णी, ये इनके काल में चित्रित हुआ दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। अमर सिंह द्वितीय याद रखें, अमर सिंह द्वितीय के काल में, इनके काल में रागमाला पर चित्र बना, रागमाला सेट जो बना सबसे बड़ा सेट था। और संग्राम सिंह द्वितीय यहाँ महाराणा मोकल, संग्राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों याद रखना कलीला दमना, कलीला क्या, कलीला, और ये हो गया अपना क्या दमना, इसके चित्र बने याद रखें। और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा क्या मोकल। यानी सुपासनाचर्यम किस चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये मेवाड़ चित्र शैली का है। इसके काल में बना, तो दोस्तों जवाब हो जाएगा महाराणा मोकल। तो इस तरह से एक प्रश्न से कई प्रश्न जुड़े होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कमला, बुक्ता, बैजनाथ, चोखा, नंगा किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो इससे पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। कमला जो है ये बुगता है, बैजनाथ है, चोखा है, नंगा है दोस्तों, चोखा है, नंगा है। तो इस तरह से ये चित्र शैलियां हो गई। ये किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, किस चित्र शैली के दोस्तों प्रमुख चित्रकार हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, देवगढ़ चित्र शैली। अच्छा, चावण चित्र शैली में कौन से चित्रकार थे, तो चावण चित्र शैली में निसारदीन। आपने पढ़ा है दोस्तों कौन, निसारदीन, ये चावण चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। उदयपुर चित्र शैली के मैंने चित्रकार आपको लिखे ही हैं, जैसे कि कमल चंद, इस चित्र शैली के कमल चंद क्या माने जाएंगे, चित्रकार माने जाएंगे। उसके अलावा हीरानंद इसके चित्रकार माने जाएंगे, हीरानंद माने जाएंगे। के बाद में कृपाराम याद रखें, इसी चित्र शैली के चित्रकार माने जाएंगे। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मनोहर, इसी चित्र शैली के चित्रकार माने जाएंगे। याद रखना दोस्तों साहिब, साहेब दीन, साहेब दीन
इसी चित्र शैली के क्या चित्रकार माने जाएंगे। इसके बाद में देखेंगे आप, ये हो गया नसीरुद्दीन, इसी चित्र शैली के क्या माने जाएंगे, चित्रकार माने जाएंगे दोस्तों। तो ये तमाम जो चित्रकार हैं वो इसी चित्र शैली के चित्रकार हैं। देवगढ़ चित्र शैली की अगर हम बात करें तो कमला है, याद रखना दोस्तों, क्या कमला है, कमला। इसके बाद में आ जाइए आप, कौन, बुक्ता है, कमला, बुक्ता। और उसके बाद में है कौन, बैजनाथ, याद रखना क्या, बैजनाथ, बैजनाथ, ये जो है बैजनाथ। और उसके बाद में आ जाएंगे आपका चोखा है, और चोखा के बाद में दोस्तों याद रखेंगे कौन, नंगा। ये सभी जो चित्रकार हैं वो कौन सी चित्र शैली के चित्रकार माने जाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार माने जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ क्या हो जाएगा, चित्र शैली हो जाएगा। तो याद रखें, इस तरह से ये आपका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंखों का अलसायापन, आंखों का दोस्तों क्या, अलसायापन, आंखों का अलसायापन एवं नथ का मोती, आंखों का अलसायापन एवं नथ का मोती कौन सी चित्र शैली की विशेषता है दोस्तों, आंखों का अलसायापन एवं क्या, नथ का मोती। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा कौन सा, नाथद्वारा, नाथद्वारा चित्र शैली, जिसमें नायिका को याद रखना, इस चित्र शैली में नायिका को, नायिका जो है उसको दासी के रूप में, किसके रूप में, दासी के रूप में, जबकि इसमें नायिका जो है, इसमें नायिका को दर्शाया गया किसके रूप में, तो विप्र लब्धा के रूप में दोस्तों, के रूप में, विप्रो लब्धा, तरह से याद रखिए। तो दासी के रूप में दर्शाया गया नाथ द्वारा। छोटी से छोटी वस्तु का चित्रण भी इसी में हुआ है, छोटी से याद रखना, छोटी से छोटी वस्तु का क्या, चित्रण, छोटी से छोटी वस्तु का चित्रण भी इसी चित्र शैली में हुआ है। और आंखों का अलसायापन, नथ का मोती, इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो हमारा जवाब होगा नाथ द्वारा चित्र शैली। ठीक है, हाँ देखो, देवगढ़ चित्र शैली है दोस्तों, देवगढ़ चावंड, याद रखें। इस चावंड चित्र शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, चावंड चित्र शैली की शुरुआत जो की गई थी, तो दोस्तों वो शुरुआत की गई थी महाराणा प्रताप, महाराणा किन के द्वारा, प्रताप के द्वारा शुरुआत की गई। लेकिन इस चावंड चित्र शैली का स्वर्ण युग किनका काल माना गया है, तो स्वर्ण युग माना गया है दोस्तों किनका, अमर सिंह कौन प्रथम, अमर सिंह प्रथम का काल क्या है, स्वर्ण युग। अच्छा, उदयपुर चित्र शैली याद रखें। देवगढ़ चित्र शैली की हम बात करें तो श्रीधर अंधारे चित्र शैली को क्या लाए थे प्रकाश में, श्रीधर दोस्तों क्या, श्री याद रखना, श्रीधर यहाँ का अपना श्रीधर क्या, अंधारे, श्रीधर देखिए अंधारे, इसे किस में लाए थे, तो इस चित्र शैली को प्रकाश में लाए थे कौन, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे, इस चित्र शैली को, देवगढ़ चित्र शैली को। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन, श्रीधर अंधारे। आइए नेक्स्ट पर्सन की करते हैं दोस्तों चर्चा। अब यहाँ से आप लोगों के सवाल प्रारंभ हो गए लोक देवताओं को लेकर के। तो देखिए पाऊ जी, सबसे पहला सवाल है दोस्तों अपना क्या, पाऊ जी, यानी पाऊ जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है, रचना का नाम है पाऊ प्रकाश। कौन सी रचना है दोस्तों, पाऊ प्रकाश, जो पाऊ जी के जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। और ये रचना याद रखें पाऊ जी के जीवन पर किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा दोस्तों ये रचना लिखी गई थी, तो वो हमें याद रखना है दोस्तों। पाऊ जी के जीवन पर ये रचना लिखी गई है। तो देखिए ये जो रचना है वो लिखी गई है आसिया मोड़जी द्वारा। यहाँ दोस्तों ले आएगा ये मोड़जी, आसिया मोड़जी के द्वारा पाऊ जी के जीवन पर ये रचना लिखी गई है, पाऊ जी के कायपर जीवन पर। यानी पाऊ जी याद रखना दोस्तों, कौन, पाऊ जी, पाऊ जी, जिनका पाऊ जी जो कहलाते हैं किसके देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों के दोस्तों क्या कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं कौन, पाऊ जी। पाऊ जी का संबंध है कोलू मंड से, पाऊ जी का संबंध कहाँ से दोस्तों, कोलू मंड से है, पाऊ जी का संबंध है कोलू मंड से। ऊंटों के क्या कहलाते हैं, देवता पाऊ जी। तो ये पाऊ जी जो है
इनके जीवन पर आसिया मोर्जी ने, किन्होंने, आसिया मोर्जी ने ये रचना की। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, देवनारायण जी का मेला बढ़ता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है, यानी देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। तो दोस्तों देवनारायण जी का मेला भाद्र शुक्ल छठ व सप्तमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्र अमावस्या को, भाद्र शुक्ल अष्टमी को। तो दोस्तों देवनारायण जी का मेला याद रखें भादों के महीने में और शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी के दिन बढ़ता है, यानी भाद्र शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को दोस्तों बढ़ता है किनका मेला, तो देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को जानते हैं। नेक्स्ट, देवनारायण जी का मेला लगता है, याद रखिए। देखो, 24 बानिया के रचयिता कौन है दोस्तों, 24 बानिया। तो 24 बानिया याद रखना, 24 बानिया किन की रचना है। तो यहाँ ये पाबू जी की हम बात कर रहे हैं, किन की, पाबू जी की। पाबू जी जो है याद रखें दोस्तों, पाबू जी, यानी ये पाबू जी जिनके अनुयायी, पाबू जी जिनके दोस्तों क्या अनुयायी, अनुयायी विवाह के अवसर पर, याद रखना, इनके अनुयायी विवाह पर, विवाह के किस पर, अवसर पर, इनके अनुयायी विवाह के अवसर पर केवल और केवल कितने, 3.5 फेरे, 3.5 फेरे ही लेते हैं, याद रखना दोस्तों। पाऊ जी के अनुयायी, पाऊ जी के अनुयायी विवाह के अवसर पर कितने, 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाऊ जी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, तो पाऊ जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर क्या दोस्तों, कालमी, ये पाऊ जी की घोड़ी थी, जो इनकी माँ ही थी एक तरह से पाऊ जी की घोड़ी। तेजा जी की बात करें दोस्तों, तेजा जी याद रखना, तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को, लाछा क्या की दोस्तों, लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की किनको, गायों को छुड़ाते हुए मारे गए कौन, तेजा जी। और पाबू जी की भी हम बात करें दोस्तों, तो ये याद रखना देवल चारनी, इन्होंने गायें छुड़ाई किनकी, तो देवल चारनी की गायें छुड़ाई थी। अच्छा, गोगा जी दोस्तों, गोगा जी, गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध किया, किनसे, महमूद याद रखना गजनवी, महमूद गजनवी से क्या किया, युद्ध करने वाले लोग देवता कौन है, तो जवाब होगा गोगा जी। और 24 बानियां किसकी रचना है, तो दोस्तों दे रामदेव जी इसका जवाब होगा, रामदेव जी, यानी एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र दोस्तों लोक देवता हैं, एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या किया करते थे, जो कवि थे दोस्तों, रचना करते थे। एकमात्र लोक देवता हैं ये जो कवि थे, यानी क्या किया करते थे, रचनाएं किया करते थे। तो दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका संबंध बेंगटी गांव से, बेंगटी गांव दोस्तों, बेंगटी गांव फलोदी से है। तो फलोदी वर्तमान में जिला बन चुका है। तो दोस्तों पंचपीरों की हम बात करें, याद रखें पंचपीर, दोस्तों पंचपीर, पंचपीर जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं। पंचपीरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। पंचपीरों की संख्या कितनी है, 5 है। ऐसे हम इन्हें याद करेंगे, तो इस तरह से राह में दोस्तों, राह में क्या मिलने वाले हैं, राह में गोपाल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, गोपाल, यानी रे से बने कौन, रामदेव जी, रे से बन गया रामदेव जी। इसके बाद में है से हडवू जी, ऐसे दोस्तों हडवू, और उसके बाद में मे से हो गया मेहाजी मांगलिया, क्या हो गए, मेहाजी मांगलिया हो गए दोस्तों, मेहाजी क्या, मांगलिया, इस तरह ये हो गया। और गो से क्या हो गया, गोगा जी, यानी गो से गोगा जी। और दोस्तों पा से बने क्या, पाहू जी। इस तरह ये 5 लोग देवताएं जिनकी गिनती होती है किसमें, पंचपीरों में। अब उन्हीं पंचपीरों में से देखें एक ये भी है कौन, हड़बू जी। तो मारवाड़ के पंचपीरों में किनका संबंध बेंगटी गांव से है, तो दोस्तों रामदेव जी का जो संबंध है वो उंडू काश्मीर से है, कहाँ से है, उंडू काश्मीर से इनका संबंध है। अच्छा, हडवू जी की बात करें तो इनका संबंध है बेंगटी से, कहाँ से, बेंगटी से इनका संबंध है। और मेहाजी का संबंध है बाप नामक स्थान से दोस्तों, और मेहाजी मांगलिया। गोगा जी याद रखें इनका संबंध है ददरेवा से,
धदरेवा से इनका संबंध है। पाऊ जी की बात करें तो इनका संबंध है कोलूमंड। इनका संबंध कहाँ से है? कोलूमंड। तो सवाल पूछा गया है मारवाड़ के पंच पीरों में किसका संबंध बेंगटी गांव से है? तो दोस्तों गोगा जी याद रखें, गोगा जी। इनका संबंध कहाँ से है? ददरेवा से है, ददरेवा से है। अच्छा मेहा जी, यहाँ मेहा जी आएगा। मेहा जी का संबंध है कहाँ से? तो बाप याद रखना, बापनी, बापनी आएगा दोस्तों, ये बापनी, यहाँ पर बाप नी, इस तरह इनका संबंध है। और पाऊ जी की बात करें तो इनका संबंध है कहाँ से? तो कोलू मंड से इनका संबंध है। और बेंगटी याद रखना, बेंगटी से संबंध है किनका? तो बेंगटी से दोस्तों संबंध है हड़बू जी का। इसीलिए सवाल का राइट जवाब क्या हो जाएगा? हड़बू जी, यानी हड़बू जी का संबंध इससे है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? यानी किस लोक देवता को दोस्तों पशु चिकित्सा का क्या था? ज्ञान था। तो देखिएगा पशु चिकित्सा तल्लीनाथ की हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों बात करें किसकी? तल्लीनाथ की। तल्लीनाथ याद रखिएगा जालोर में, दोस्तों किस क्षेत्र में? जालोर में। कहाँ पर भाई? जालोर में। जालौर में याद रखें इनका पंचमुखी पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? पंचमुखी, पंचमुखी पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी पर इनका क्या है दोस्तों? इनका क्या है? मंदिर है। पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर है। याद रखना ये जो तल्लीनाथ है दोस्तों, इनका मूल नाम अगर पूछा जाए, इनका मूल नाम क्या है? तो तल्लीनाथ का मूल नाम है दोस्तों गांगदेव। क्या है इनका मूल नाम? गांगदेव तल्लीनाथ का क्या है? मूल नाम है। अच्छा वीर बिंगा जी, दोस्तों ये वीर बिंगा जी हैं, याद रखें। तो जाखड़, जाखड़ समाज के, जाखड़ समाज के, जाखड़ समाज के मित्रों क्या कहलाते हैं? जाखड़ समाज के लोक देवता कहलाते हैं। जाखड़ समाज के क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। और याद रखना रीठी गांव, दोस्तों कौन सा गांव? रीठी गांव, यहाँ से इनका संबंध है बीकानेर। रीठी गांव कहाँ? बीकानेर, यहाँ से याद रखना इनका संबंध है। अब बात आती है दोस्तों वीर पत्ता जी, यानी वीर पत्ता जी, इनका संबंध है साथू। कहाँ से? साथू। और कहाँ पर दोस्तों? ये सातु याद रखना इस तरह। सातु कहाँ पर? जालौर, यहाँ से इनका संबंध है। और इसके बाद में देव बाबा, दोस्तों देव बाबा याद रखें, नंगला, देव बाबा कहाँ? नंगला जहाज, दोस्तों नंगला जहाज, यहाँ से इनका संबंध है। ये पूर्वी राजस्थान, याद रखना कहाँ? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान भरतपुर क्षेत्र जो डीग जिला वर्तमान में बन गया है, तो यहाँ से इनका संबंध है। इन्होंने अपनी देव बाबा जो हैं, देव बाबा ये याद रखें पशु चिकित्सक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक माने जाते हैं। कौन? देव बाबा। इन्होंने याद रखे मरने के बाद, मरने के बाद, मरने के बाद यानी मायरा, मायरा जिसे हम भात कहते हैं, मायरा भराता। और वो भराता अपनी बहन किसको? एलादी को। अपनी बहन एलादी याद रखें, इनको इन्होंने मरने के बाद मायरा भराता। तो सवाल क्या है? पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों देव बाबा। यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव बाबा, यानी इन्हें पशु चिकित्सा का क्या है? ज्ञान है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस स्थान पर रामदेव जी के मंदिर नहीं है? दोस्तों रामदेव जी के मंदिरों की बात करें तो कहाँ इनका मंदिर नहीं है? तो रुनेचा जैसलमेर याद रखें, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है ना। बिराटिया दोस्तों अजमेर, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, ये बिराटिया। अब आजकल ये चीजें बदल चुकी हैं दोस्तों, केकड़ी वगैरह उधर। सूरता खेड़ा याद रखें, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है। और धुवन टोंक, दोस्तों धुवन टोंक याद रखें, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ रामदेव जी का मंदिर नहीं है। रामदेव जी का याद रखें, यहाँ क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। धुवन टोंक से संबंध है किनका? यहाँ धुवन टोंक से संबंध है धन्ना जी का। दोस्तों किनका? धन्ना जी का संबंध है किससे? तो धुवन टोंक याद रखें। तो यहाँ इनका क्या नहीं है? मंदिर नहीं।
के बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा लोक देवता जिसकी मिट्टी पत्थर की मूर्ति नहीं होती, बल्कि लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक क्या तोरण होता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं, तो जानते हैं ऐसे लोक देवता के विषय में। तो सबसे पहले मल्लीनाथ। दोस्तों मल्लीनाथ जो है याद रखें, कौन? मल्लीनाथ। यानी मल्लीनाथ जो है याद रखिए दोस्तों, मल्लीनाथ ये इन्होंने कुंडा पंथ चलाया साथियों। कौन सा? कुंडा पंथ। कुंडा पंथ चलाने वाले कौन है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ने एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या था दोस्तों? कुंडा पंथ। ठीक है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ याद रखें। इन्होंने अपना गुरु कौन बनाया, तो इनके गुरु का नाम था उगमसी। उगमसी इनके कौन थे दोस्तों? गुरु थे। मल्लीनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो उगमसी मल्लीनाथ के क्या थे दोस्तों? इनकी याद में पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। और मल्लीनाथ पशु मेला जो लगता है, ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। सबसे कैसा माना जाता है? प्राचीन। और ये पशु मेला दोस्तों चैत्र के महीने में, चैत्र और कृष्ण, चैत्र कृष्ण कब से? एकादशी से। और चैत्र कृष्ण यानी चैत्र के ही महीने में, याद रखना, तो चैत्र के ही महीने में तो कब तक लगता है? एकादशी तक लगता है। हरिदास जी दोस्तों, हरिदास, मामादेव, वीर कल्ला जी। देखिएगा हरिदास जी, यानी हरिदास जो है हरि सिंह डकैत, हरि सिंह डकैत याद रखें। ये हरिदास जी जिन्हें कहते हैं राजस्थान का क्या? राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का क्या? वाल्मीकि दोस्तों। मूल नाम जिनका था हरि सिंह डकैत। इन्होंने चलाया निरंजनी संप्रदाय। क्या? निरंजनी संप्रदाय जिन्होंने चलाया, एक संप्रदाय चलाया। कौन सा? निरंजनी क्या संप्रदाय। दोस्तों माँ वीर कल्ला जी की हम बात करें, कल्ला जी याद रखना शेष नाग का माने जाते हैं क्या? अवतार। शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार माने जाते हैं वीर कल्ला जी। अकबर से युद्ध करने वाले, अकबर से इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो किया। ऐसे थे कौन? वीर कल्ला जी। तो इसका राइट आंसर होगा मामा देव। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? मामा देव याद रखें। मामा देव जो कि कहलाते हैं किसके? तो वर्षा के देवता। क्या? मामा देव, एक मिनट, मामा देव को खुश करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भैंसे की दोस्तों की मामा देव जो है याद रखिएगा। मामादेव इनका ये तोरण होता है। और इन्हें खुश करने के लिए मामा देव को अगर रखना है, खुश करने हेतु क्या किया जाता है, तो इन्हें ये अच्छा सवाल है दोस्तों, खुश करने हेतु तो भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। काय की? भैंसे की क्या देते हैं? बलि। अच्छा सवाल है। मामा देव, तो इनका कोई मंदिर नहीं होता है, बाकी लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है दोस्तों, तो वो है मामा देव। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों। पवाड़े पाबू जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। किसके? पाबू जी। दोस्तों पाबू जी, पाबू जी के याद रखना, पाबू जी के गीत कह लीजिए या पाबू जी के क्या भजन कह लीजिए, भजन, इन्हें पवाड़े कहते हैं। और ये जो है माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ, माठ क्या वाद्य यंत्र के साथ में ये पवाड़े क्या है? गाए जाते हैं। पवाड़े गाए जाते हैं। कव्वाली दोस्तों इनका कोई संबंध नहीं है। और ब्यावले दोस्तों राइट आंसर होगा ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं क्या? तो ब्यावले गाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मीना जनजाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों? झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो भूमिया बाबा याद रखना, कि भूमि के देवता कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? देवता। देवता कहते हैं कि इनका मन सर्वत्र माने जाते हैं, ये राजस्थान में सभी जगह यानी ये पूज होते हैं। देखें देव बाबा की हम बात करें दोस्तों,
तो ये पूर्वी राजस्थान के क्या हैं, पूर्वी राजस्थान के, याद रखें, पूर्वी राजस्थान के क्या है, लोक देवता हैं। पूर्वी राजस्थान के क्या है, लोक देवता हैं। कौन, देव बाबा। पशु चिकित्सक हैं, कौन, देव बाबा। पशु चिकित्सक याद रखिएगा, था, पशु चिकित्सा का ज्ञान था किनको दोस्तों, देव बाबा को पशु चिकित्सा का क्या था, ज्ञान था। तो यहाँ मीना जनजाति के तो ये हो जाएंगे दोस्तों भूरिया बाबा। उनसे भूरिया बाबा, इन्हें गौतमेश्वर बाबा याद रखना, गौतमेश्वर ये नाम भी। तो भूरिया बाबा तो याद रखें, इसकी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से लोक देवता चित्तौड़ के युद्ध में अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया था। तो ये है दोस्तों मेहाजी, यहाँ आने वाला है मेहाजी, यानी मांगलिया कौन, मेहाजी। दोस्तों मांगलिया मेहाजी, इनके बारे में, मांगलिया मेहाजी जो है याद रखें, के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इनकी पूजा करने वाले, यानी इनकी दोस्तों क्या, पूजा करने वाले, पूजा करने वाले की, पूजा करने वाले भोपे की, पूजा करने वाले भोपे की दोस्तों कभी भी क्या नहीं होती, कभी भी याद रखना, भोपे की कभी भी वंश वृद्धि नहीं, वंश वृद्धि नहीं, नहीं क्या होती। तो किनकी पूजा करने वाले भोपे की कभी वंश वृद्धि नहीं होती है, तो वो है मांगलिया मेहाजी। इनका याद रखना, मांगलिया मेहाजी जो है, मांगलिया क्या दोस्तों, मेहाजी याद रखें। किरड कावरा इनके घोड़ा का नाम है, तो घोड़ा का नाम क्या है, किरड दोस्तों क्या, किरड, किरड कावरा मांगलिया मेहाजी का क्या है दोस्तों, घोड़ा है। अच्छा कल्ला जी याद रखना दोस्तों, चार हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, चार हाथों, चार हाथों वाले दोस्त क्या, वाले देवता कहलाते हैं कौन, कल्ला जी, कल्ला जी। और यही वो कल्ला जी हैं जिन्होंने अकबर मान से लड़ाई लड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्ला जी होगा। इसके बाद में हड़बू जी देखें, हड़बू जी जिनका वाहन क्या है, तो हड़बू जी का वाहन है दोस्तों श्यार, इनका वाहन क्या है, तो श्यार इनका क्या है, वाहन है। देव बाबा दोस्तों जिन्होंने अपनी बहन को भात भरा मरने के बाद, अपनी बहन, अपनी बहन कौन दोस्तों, इलादी, एलादी, एलादी को क्या भरा, भात भरा, भात भरा। लेकिन ये भात भरा तो बड़ा चमत्कार है, कैसे, मरने के बाद, मरने के दोस्तों बाद। तो इस तरह से याद रखना, ये हमने पढ़ा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या था, कल्ला जी। नेक्स्ट देखेंगे आप अगला, किस लोक देवता ने मेर के मीनाओं से लाचा गुजरी की गायों को उड़ाते हुए जीवन की आहुति दे दी। तो दोस्तों याद रखें, इनकी हम बात करें गोगा जी, तो ये अपने चचेरे, अपने किन के हाथों मारे गए, अपने चचेरे याद रखना, चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई, हाँ जिनका नाम था कौन, सूर्य अर्जुन, हाँ अर्जुन दोस्तों, एक थे कौन, अर्जुन, अर्जुन, और दूसरे का नाम क्या था, सुरजन, अर्जुन और सुरजन, अर्जुन सुरजन द्वारा क्या, द्वारा मारे गए, इनके द्वारा मारे गए कौन दोस्तों, तो ये थे गोगा जी। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, बात करें पाबू जी, तो देवल पाबू जी जो हैं वो याद रखें देवल चारनी की, किन की, देवल चारनी की, देवल चारनी की, चारनी गायें छुड़ाते हुए मारे गए, गायों को छुड़ाते हुए, छुड़ाते हुए, छुड़ाते हुए किन के हाथों, तो अपने ही बहनोई इंद्राव खींची, इंद्राव खींची द्वारा, की द्वारा क्या किए गए, द्वारा मारे गए, मारे गए, ये याद रखिएगा, इंद्राव खींची द्वारा मारे गए। दोस्तों वीर कल्ला जी याद रखें, अकबर महान से युद्ध किया, अकबर से लड़ते हुए मारे गए, अकबर से लड़ते हुए, लड़ते मारे गए, मारे गए।
इस तरह से ये याद रखना। और तेजा जी की हम बात करें दोस्तों, तेजा जी याद रखें, लाचा गुजरी की, लाचा गुजरी की, लाचा गुजरी किनको, गायों को छुड़ाते हुए ये मारे गए। गायों को क्या करते हुए, तो छुड़ाते हुए मारे गए, छुड़ाते हुए मारे गए, मारे गए। तो दोस्तों इस तरह से ये याद रखना है। तो इसका पूछ रहा है कि लोक देवता जो मेर के मीनाओं से लाचा गुजरी गायों को छुड़ाते हुए मारे गए, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, तेजा जी। यानी ये दोस्तों इस तरह से मारे गए। अगला लोक देवता देखें आप, नेक्स्ट, इस स्थान पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, पोखरन जैसलमेर। पोखरन कहाँ, जैसलमेर। दोस्तों पोखरन जैसलमेर याद रखें, यहाँ समाधि ली। या राम सरोवर रुनेचा, सुरसरा अजमेर, कुंडू काश्मीर। कुंडू काश्मीर में तो इनका दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ। कुंडू काश्मीर क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। याद रखें ये पोखरन जो है ये जागीर इन्होंने बसाई दोस्तों, इनकी जागीर थी, जिसे बाद में दहेज में दिया भतीजी को। यानी ये जागीर को भतीज को दोस्तों, किसको, भतीजी को क्या क्या कर दिया, दहेज में इन्होंने दे दिया, दहेज में, दहेज में दे दी ये जागीर। और याद रखिए सुरसरा, सुरसरा का संबंध दोस्तों किससे है, तो तेजाजी से है, तेजाजी से संबंध है। तो ये राइट आंसर होगा राम सरोवर रुनेचा, राम सरोवर रुनेचा, यहाँ इन्होंने काली समाधि ली। अगला सवाल है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। तो दोस्तों गोगा जी के थान होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये नीम, नीम की ये नीम जो है इसकी पत्तियों का महत्व दोस्तों, नीम की पत्तियों का महत्व, महत्व किस लोक देवता ने, महत्व सिद्ध करने वाले लोक देवता कौन है, तो सिद्ध किया, नीम की पत्तियों का महत्व सिद्ध किया किन्होंने, तो हो जाएंगे देव नारायण जी। दोस्तों देव नारायण जी, इन्होंने ये सिद्ध किया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, खेजड़ी। कहते हैं इनकी एक कहावत चलती है, देखो इनकी एक कहावत चलती है क्या, कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में क्या खेजड़ी, खेजड़ी, तो गांव गांव में खेजड़ी, तो गांव गांव में गोगो, तो गांव गांव में क्या, गोगो। इस तरह से इनकी कहावत चलती है, गांव गांव में खेजड़ी तो गांव गांव में गोगो। अच्छा फटाफट बताइएगा, कौन सी लोक देवी है जिनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, जिन्हें खेजड़ वेरी राय भवानी भी कहा जाता है। तो वो है लटियाला माता, कौन सी माता, लटियाला माता। दोस्तों लटियाला माता, इन्हें कहा जाता है एजड बेरी, एजड बेरी क्या, राय भवानी, एजड बेरी राय क्या, भवानी, इस नाम से इन्हें याद रखें जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद में तो इसका राइट आंसर क्या था, खेजड़ी। नेक्स्ट दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता ने देवल चांदी की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए, तो ये मैं इससे पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो वो देवता थे दोस्तों कौन, पाऊ जी। क्या थे, पाऊ जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाऊ जी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अगला, अगला है देवनारायण जी, देवनारायण जी की, दोस्तों के की जगह ये की होगा। देवनारायण जी की फड़ बांचने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। दोस्तों ये तो किया जाता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सवाल देखिएगा, देवनारायण जी की फड़ बांचने वाद्य यंत्र का, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देवनारायण जी की फड़ याद रखें, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र जो होता है वो याद रखिएगा बीना का, इसका बीना का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बीना का कैसा रूप दोस्तों, प्रारंभिक रूप माना जाता है। इस तरह से ये आपको याद रखना है इसका आंसर। तो ये आज हमने दोस्तों पढ़ा था, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर जब समाप्त होगा उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको लेके आते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।